गांव में डिजिटल भारत की ओर आज जो है वो हमारा गांव जो है वो बहुत सारे चीज़ों से संसाधन से जो है वो धीरे धीरे परिपूर्ण होते जा रहे हैं। ऐसे में मैंने सोचा कि मेरे गांव के जो बच्चे हैं उन पे एक ऐसा पाथवे यानी एक ऐसा रास्ता बनना चाहिए जिससे वो बच्चा आ ई से लेकर के जो है वो कोडिंग प्रोग्रामिंग तक सीखे। और क्या ये ऐसा मैं कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ, या हमारा एजुकेशन सेंटर निखिल एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर या एनआरपी पब्लिक स्कूल जो है वो ऐसा कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। आइए हम आज देखेंगे, जानेंगे। आपने अब तक हमारे स्कूल्स की वीडियोस देखे, लेकिन निखिल एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर के जो है वो दूसरा पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए जानते हैं हमारे गेस्ट के रूप में आई हुई हैं और इनके पर्सनल जो है एक्सपीरियंस के बारे में देखेंगे कि कैसे वो निखिल एजुकेशन रिसर्च सेंटर में सीखी और कैसा उनका विजन सपना है और जिसके बिहाफ पे वो जो है वो अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हैं और हमारा एजुकेशन सेंटर कैसे उनको हेल्प कर रहा है। तो हमारे गेस्ट के रूप में जो है वो आई हुई हैं जो हमारी स्टूडेंट्स हैं और जिनका जो है वो डीसीए बैच कंप्लीट हो चुका है और लगातार अभी कोडिंग प्रोग्रामिंग जैसे लैंग्वेज पर जो है वो पहुंच चुके हैं और बच्चे सीख रहे हैं। तो हमारे बीच जो है वो आई हुई हैं गीतू चंद्रा जी, जो कि जो है वो निखिल एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर की फर्स्ट बैच से डीसीए बैच की हुई हैं। तो आइए जानते हैं उनके बारे में। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारी इस पॉडकास्ट में निखिल एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर में। हमारा जो एजुकेशन सेंटर है या कोचिंग सेंटर है वो क्या कोचिंग सेंटर ही है या एजुकेशन सेंटर है या उससे और कुछ ज़्यादा? जी, मेरे लिए यह एक कोचिंग या कंप्यूटर सेंटर नहीं है, बल्कि मुझे यहाँ आकर ऐसा लगा कि इसमें एजुकेशंस को केवल किताबों तक सीमित नहीं रखा गया है। इसमें अच्छी एजुकेशंस और कोचिंग और कंप्यूटर इन सभी तीनों को मॉडर्न स्किल्स के साथ जोड़ने का प्रयत्न किया गया है, जिसमें विद्यार्थी को यह समझने का अवसर मिला है कि वे आज की पढ़ाई को किताबों और परीक्षाओं तक सीमित नहीं रखा गया है। ओके तो जैसा कि आपने कहा कि हम टेक्नोलॉजी को ऐड कर रहे हैं, साथ में केवल पढ़ाई किताबी ज्ञान को ना करके अपन प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर भी जो है वो बच्चों को डेवलप कर रहे हैं। तो उसके इनर डेवलपमेंट्स के ऊपर जो है वो हमारा क्वेश्चन है, जैसे कि निखिल सर के बारे में क्या देखा या क्या महसूस किया, उन्हें गाँव में ऐसी फैसिलिटीज़ लाने की ज़रूरत क्यों महसूस की गई? जी, इन माय ओपिनियन निखिल सर का ऑब्जेक्ट यह हो सकता है कि गांव के हर एक बच्चा अच्छी एजुकेशन और अच्छी टेक्नोलॉजी सीखने के लिए उनको शहर ना जाना पड़े, वे गांव में ही अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। आज टेक्नोलॉजी बहुत हिस्सों में फैल चुका है, जिसमें गांव के विद्यार्थियों को भी समय के साथ टेक्नोलॉजी सीखने की आवश्यकता है ताकि वो अपने फ्यूचर में आगे बढ़ सके। अच्छा, ये अभी जब ये चीज़ चल रहा था तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया, वो क्वेश्चन मैं करना चाहूँगा। जैसे कि एक समय था जब कंप्यूटर को बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न माना जाता था, आधुनिक माना जाता था। आज हम गांव में वो चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं और वो टेक्नोलॉजी जो है वो बच्चों के लिए जो है वो दिया जा रहा है। क्या वो इतना इम्पोर्टेंट है? जी, बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि टेक्नोलॉजी ऑलमोस्ट हर क्षेत्रों में फैल चुका है। सपोज दैट एजुकेशन में हम डिजिटल कंटेंट के रूप में आ गया है, कम्युनिकेशन में ऑनलाइन लर्निंग या प्रेजेंटेशन में भी आ गया है, और बिजनेस में अकाउंटिंग के लिए भी आ गया है। यहाँ तक कि एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, ये भी हमारे फ्यूचर के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसा कि आपने बोला एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आज जैसे एआई के उपयोग की अगर मैं बात करूं तो एआई का यूज़ जो है वो आप कैसे करते हैं? एआई का यूज़, इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कहते हैं, हिंदी में इसको हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं। इसका यूज़ हम क्वेश्चन पूछने के लिए और भाषा को समझने के लिए या इससे और कुछ भी विश्लेषण करने के लिए एआई का हम यूज़ करते हैं। जैसे एआई का यूज़ हम शिक्षा के लिए भी करते हैं, व्यापार और बैंकिंग या किसी भी कंपनियों में भी हम एआई का यूज़ कर सकते हैं। यदि हम एआई को अपना प्रॉब्लम शेयर किया जाए तो वह हमारा प्रॉब्लम को सॉल्विंग करके भी बताता है। अच्छा, अभी जैसे प्रॉब्लम सॉल्व वाला आया ना, तो मैं परसों ही एक कंटेंट विजिट कर रहा था, उसमें एक ऑप्शन लिखा और उसमें हेडिंग आया था कि एआई ने एक व्यक्ति की जान बचाई। अब कैसे जान बचाई, तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों। अभी ये मेरे दिमाग में आया तो इसलिए मैं जो है वो शेयर कर रहा हूँ। एक व्यक्ति को जो है वो सांप ने काटा। अब सांप ने काटा तो वहाँ के जो रहने वाले लोग थे उनको पता नहीं था कि उसका प्राइमरी जो है वो ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। तो उन्होंने चैट जीपीटी पे उस सांप का फोटोज जो है वो अपलोड किया एंड देन उसके बाद उन्होंने पूछा कि ये सांप ने इतना टाइम काटा, टाइम लिखते हुए जो है वो इतने देर हो चुके हैं, ऐसा करके उन्होंने प्रॉपर डिस्क्रिप्शन लिखा और डिस्क्रिप्शन लिख करके दवा पूछी एआई से, चैट जीपीटी से। तो चैट जीपीटी ने प्राइमरी ट्रीटमेंट घर के हिसाब से घरेलू दवाई बताई और उसको करके फिर जो इंसान है जिसको सांप काटा था उसको मेडिकल शिफ्ट किया गया। तब वहाँ बोला गया कि ये जो दवाई है वो किसने लगाया, डॉक्टर के द्वारा। तो एक व्यक्ति बोला कि ये जो है मैंने चैट जीपीटी का यूज़ करके जो वो प्राइमरी ट्रीटमेंट करने की कोशिश की और बाय द प्राइमरी ट्रीटमेंट जो है वो सांप से जो है वो छुटकारा
छुटकारा मिला और जहर ज़्यादा दूर तक नहीं फैला था और उस व्यक्ति की जान बच गई। तो किसी की जान बचाने के लिए या अच्छे फसल करने के लिए हम आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर सकते हैं, जो निखिल एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन टेक्नोलॉजी का मतलब केवल मोबाइल चलाना ही थोड़ी ना होगा। जी नहीं, टेक्नोलॉजी का मतलब केवल मोबाइल चलाना नहीं होता है। यहाँ पर मोबाइल चलाना और टेक्नोलॉजी को समझना दोनों अलग चीज़ें होती हैं। सपोज दैट हम टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो टेक्नोलॉजी में हम कंप्यूटर फंडामेंटल्स और डॉक्यूमेंट्स क्या है, डॉक्यूमेंट्स को किस तरह हम प्रोफेशनल तरीके से बना सकते हैं, स्प्रेडशीट क्या है, स्प्रेडशीट में हम रोज एवं कॉलम्स में कैसे काम कर सकते हैं, पीपीटी क्या है और पावर पॉइंट क्या है, ये सब के बारे में हम सीखते हैं। और यही सभी चीज़ें हमें डीसीए के कोर्स में कराई जाती है। अच्छा, डीसीए के कोर्स में इतनी सारी चीज़ें कराई जाती हैं। हाँ। अच्छा, तो कंप्यूटर के पास खुद का ब्रेन रहता है? कंप्यूटर का ब्रेन सीपीयू कहा जाता है, जो उसके द्वारा किसी भी सॉफ्टवेयर उसके द्वारा चलते हैं। अच्छा, मैं अगर कंप्यूटर को पूछूं कि मैं रो रहा हूं, मेरे को ये प्रॉब्लम है, तो क्या कंप्यूटर उसका जो है वो जवाब मुझे देगा? हाँ, दे सकता है, लेकिन कंप्यूटर में वो संवेदनशीलता और नहीं पाई जाती। अच्छा, मतलब फीलिंग लेस होता है। हाँ, फीलिंग लेस अच्छा, होता है। अगर हम अपने प्रॉपर प्रॉब्लम्स को डिस्क्राइब करें तो उसके बिहाफ पे वो दे सकता है। हाँ। बट वो खुद सोच के या फिर उसके अंदर इतनी इनियट एबिलिटी नहीं होती, वो फीलिंग लेस होती है, राइट? हाँ। वो एक मशीन है। ओके, आपके अनुसार फंडामेंटल को छोड़ करके एडवांस सॉफ्टवेयर सीखना सही है? जी नहीं, फंडामेंटल्स को छोड़कर डायरेक्ट एडवांस सॉफ्टवेयर सीखने के लिए हमें फंडामेंटल्स पहले क्लियर होने चाहिए, फिर उसके बाद एडवांस सॉफ्टवेयर सीखने चाहिए। फंडामेंटल्स में जैसे कि सीपीयू का है, क्या है, मॉनिटर किसे कहते हैं, और स्टोरेज डिवाइस यानी कि पेन ड्राइव और डॉक्यूमेंट्स, स्प्रेडशीट, ये सभी चीज़ें हमें सीखनी चाहिए। ओके, तो अब बात कर रहे हैं हम लोग एमएस वर्ड के बारे में। तो एमएस वर्ड प्रोसेसर सीखना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? जी, एमएस वर्ड सीखना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के टाइम पर कंपनियों में, ऑफिस में, बिजनेस में बहुत ही उसका यूज़ किया जाता है। तो एमएस वर्ड में 7 टैब्स होते हैं, जिसमें रिबन्स एवं ग्रुप उपस्थित होते हैं, और इन सभी टैब्स का उपयोग करके हम अपने डॉक्यूमेंट्स को और अच्छी तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से बना सकते हैं। और एमएस वर्ड में हम पिक्चर, शेप्स, कैप्शंस, लिंक, बिब्लियोग्राफी, सिटेशन, ये सभी चीज़ों का यूज़ करके हम अपने डॉक्यूमेंट्स को और अच्छी तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से बना सकते हैं। वेट, अभी जो है वो एक क्वेश्चन मैं इसी में पूछना चाहूँगा। एक बार क्या था, मुझे तो ज़्यादा कंप्यूटर्स के बारे में नहीं आता है, ठीक है, लेकिन मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, ठीक है? एक क्वेश्चन है, मैं जो है वो एक शीट लिया था A4 साइज का उसमें, और उसमें जो है वो मैंने एक फोटोज़ को पेस्ट किया। अब फोटोज़ को पेस्ट करने के बाद जो है वो उसे इधर उधर करना चाहा तो वो इधर उधर नहीं हो रहा था। तो एमएस वर्ड के ऐसे कौन से ऑप्शन में मैं जाऊँगा जिससे जो है वो उस फोटोज़ को मैं जिधर चाहूँ उधर ड्रैग कर सकूँ? में हम इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट के जरिए हम फोटो को मूव कर सकते हैं, ये इंसर्ट टैब में होता है। इंसर्ट टैब में होता है, वेरी गुड। तो इस तरीका से जो है वो हमारा जो क्वेश्चन का सिलसिला चल रहा है। अब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। अब आते हैं एमएस एक्सेल में। एमएस एक्सेल की अगर हम बात करें तो वो क्या डेटा एनालिसिस के लिए ही बना हुआ है कि इसके अलावा भी हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं उसमें? जी, हम एमएस एक्सेल में बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको एमएस वर्ड के बारे में बताया, ठीक वैसे ही इसमें भी 7 टैब्स पाए जाते हैं, ग्रुप्स पाए जाते हैं, रिबन्स पाए जाते हैं, और ये एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है, और इसमें हम पिक्चर, शेप्स, लिंक्स, ये सारी चीज़ें हम इसमें भी ऐड कर सकते हैं, और इसमें डाटा को कॉलम्स एवं रोज में ही काम किए जाते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन इसी में, एक क्वेश्चन आया मेरे दिमाग में। जैसे 1 लाख लोगों का लिस्ट है। अब 1 लाख लोगों का लिस्ट है, तो उस 1 लाख लोगों में मेरे को किसी एक व्यक्ति जो कि अलग से लिखा हुआ है, वो है मान लीजिए निखिल करके लिखा हुआ है। अब निखिल करके लिखा हुआ है, तो 1 लाख में निखिल को ऐसे आप स्क्रॉल करके निकालोगे कि ऐसा कोई तरीका होता है एमएस वर्ड में जिससे जो है वो हम एमएस एक्सेल में जिससे हम लोग डायरेक्टली निखिल को फाइंड आउट कर सकें? फिल्टर का हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, फिल्टर से ये चीज़ें पॉसिबल हैं। हाँ। ओके, सो एक्सेल केवल जो है वो जोड़ घटाव करने का ही सॉफ्टवेयर नहीं है, इसके अलावा और जो है वो बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो हम लोग करते हैं, जैसे फिल्टरिंग, फॉर्मेटिंग, सॉर्टिंग, कैलकुलेशन, इन सब चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, और एक क्वेश्चन है हमारा, टेक्नोलॉजी केवल जानकारी प्राप्त करने के लिए नहीं बल्कि जानकारी को दूसरे तक पहुंचाने के लिए भी होता है। पावर पॉइंट ने आपको इसमें क्या सिखाया? जी, पावर पॉइंट का शॉर्टकट में हम पीपीटी भी बोलते हैं, और पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है, और पावर पॉइंट में भी 7 टैब्स होते हैं, और इसमें ट्रांजिशंस और एनिमेशन टैब सबसे इम्पॉर्टेंट टैब्स होते हैं। हम स्लाइड्स
के द्वारा अपने टॉपिक्स को प्रस्तुत कर सकते हैं। और इसमें हम ट्रांजिशन का उपयोग कर सकते हैं और इसमें थीम्स का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें हम अपने स्लाइड को कलर कर सकते हैं। अच्छा, थीम्स का यूज़ करके स्लाइड को अट्रैक्टिव एंड डिज़ाइनिंग किया जा सकता है। हाँ। ओके, तो मैं ये कहना चाहूँगा बाय द एनिमेशन, मोस्टली जो है वो एनिमेशन जो है वो हम लोग बहुत सारा इसमें करते हैं। अच्छा, फोटोशॉप के बारे में अगर क्रिएटिव एरिया की बात करें, कंप्यूटर में क्रिएटिविटी की बात करें जिसमें खुद का दिमाग भी लगता है बहुत ज़्यादा, तो ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है? फोटोशॉप है। और वो जो फोटोशॉप है उसका यूज़ आप कैसे करते हो? जी, फोटोशॉप को हम नॉर्मली एडोब फोटोशॉप कहते हैं। यह एक ग्राफिक्स एवं फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर होता है, जिसमें हम फ़ोटो का बैकग्राउंड कलर और ऐसी फ़िल्टरिंग, हाइलाइटिंग, ये सब सारी चीज़ें कर सकती है। और हमारे अजय सर हमें 48 टूल्स के बारे में पढ़ाए हैं, जैसे कि क्रॉप टूल, मूव टूल, लेसो टूल, और इसमें टेक्स्ट टूल होता है, इरेजर टूल होते हैं। ये ऐसे बहुत सारे टूल्स होते हैं। इन टूल्स का हम यूज़ करके अपने फ़ोटो को और अच्छी तरीके से डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। अच्छा, ये क्रॉपिंग क्या होता है? क्रॉपिंग जैसे कि किसी भी हिस्से को क्रॉप करने के लिए, हटाने के लिए क्रॉप टूल का यूज़ करते हैं। क्रॉप टूल का इस्तेमाल करते हैं। गुड। सो अभी देखिए, ग्राफिक हो गया, डिजिटल कंटेंट स्किल हो गया, इतनी ज़रूरी है हमारे लिए आधुनिक ज़िंदगी में। हाँ, ज़रूरी है, क्योंकि जैसे कि हम अपने फ्यूचर में इसका यूज़ कर सकते हैं, बिजनेस में, व्यापार में और बैंकिंग में। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें हम इन सारी टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। ओके। अच्छा, क्या मैं बोलूँ आपको कि अगर आप मेरे स्कूल को प्रमोट करने के लिए एक पोस्टर डिज़ाइन करिए तो बाय द फोटोशॉप एंड ग्राफिक डिज़ाइनिंग यू कैन डू दिस टाइप ऑफ थिंग? जी। ओके। सो अब बात करते हैं टेली के बारे में। गांव में टेली को विद्यार्थियों को क्यों सीखना चाहिए और कल के डेट में कैसे टेली ही उनका फ्यूचर बना सकता है? हाँ, टेली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है, जिसमें हम हिसाब किताब करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। टेली में ऐसे बहुत सारे वाउचर्स पाए जाते हैं, जैसे कि जनरल वाउचर, कंट्रा वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिसीप्ट वाउचर, ऐसे बहुत सारे वाउचर्स होते हैं। इसके अलावा भी हम बैलेंस शीट, लॉस एंड प्रॉफिट, इन्वेंट्री, स्टॉक, ये सारी चीज़ें हम इसमें सीख सकते हैं और ये हमारे फ्यूचर के लिए बहुत ही उपयोगी हो सकता है। अच्छा, मैं ये कहना चाहूँगा आपको, जैसे कि वेबसाइट्स की बात करते हैं, राइट? हाँ। तो वेबसाइट्स अगर जैसे बात करें तो हमने जो है वो आप लोगों को सिखाया था HTML और CSS। ये HTML और CSS जो है वो वेबसाइट्स बनाने में कैसे हेल्प करता है? जी, HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है और CSS का फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। वेबसाइट जैसे बातें करते हैं, ये वेबसाइट क्या होता है आप अपने हिसाब से बताइए। जी, वेबसाइट HTML और CSS दोनों के कोडिंग से एक वेबसाइट हमारा रेडी होता है, जिसमें HTML का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और CSS का पूरा नाम होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। बाय द HTML और CSS से ही हम वेबसाइट बना सकते हैं कि और कोई कोडिंग लैंग्वेज होता है? हाँ जी, होता है, जैसे कि पाइथन हो गया, C++, जावा स्क्रिप्ट, ये सारी चीज़ें से हम वेबसाइट रेडी कर सकते हैं। वेबसाइट रेडी कर सकते हैं। अच्छा, तो ये जो वेब पेज डिज़ाइनिंग की बात कर रहे थे HTML से, तो ये जो वेब पेज क्या होता है, वेबसाइट्स क्या होता है? वेबसाइट HTML और CSS के कोडिंग से वेबसाइट रेडी होता है, जिसमें HTML एक स्ट्रक्चर होता है वेबसाइट का और CSS उस वेबसाइट को कैसे स्टाइलिंग करना है, कैसे प्रोफेशनल तरीके से हम अपने वेबसाइट को रेडी कर सकते हैं, उसके बारे में CSS का यूज़ करते हैं। अच्छा, एक आध का वेबसाइट्स का एग्जांपल्स दो तो जो आप जो है वो दैनिक दिनचर्या में यूज़ करते हो। CGVAPM और सरकारी रिजल्ट इंफॉर्मेशन हो गया और ऐसे बहुत सारे वेबसाइट। जब भी हमें कोई भी प्रकार का इन्फो यानी कि नॉलेज जानना होता है तब ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज़ को गूगल में जाके सर्च करते हैं तो उसके इंटरफेस में बहुत सारे जो है वो .in.com करके बहुत सारे जो है वो एड्रेस आते हैं। उसके अंदर जाते हैं तो एक पेज ओपन होता है, उसी को वेबसाइट्स कहा जाता है। वेबसाइट में जो वेब पेज का जो लॉगिन फॉर्मेशन होता है वो सारी चीज़ें, जैसे कि आप CGVAPM में कोई एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए, जैसे CGPSC का एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए या SSC का एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए, सरकारी रिजल्ट के लिए यूज़ करते हो, ठीक, गुड। तो अगर हम लोग कहें और क्वेश्चंस की बात करें तो अगर हम HTML की स्ट्रक्चर की बात करें या CSS की जो है वो भूमिका की बात करें तो आप क्या कहना चाहोगे, CSS और HTML स्ट्रक्चर कितना इंपॉर्टेंट है? जी, वेबसाइट बनाने के लिए CSS का वो
स्टाइल्स और HTML का स्ट्रक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंस होता है। जैसे कि घर के लिए दरवाजे, खिड़कियाँ और ऐसे बहुत सारे चीज़ें इम्पोर्टेंट होती है, वैसे ही वेबसाइट बनाने के लिए HTML और CSS का यूज़ करते हैं। ओके। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा, निखिल सर द्वारा जो गांव में कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशंस को बढ़ावा देना क्या भविष्य की तैयारी से जुड़ा हुआ है या गांव के बच्चों का भविष्य बनाया जा सकता है इससे? जी हाँ, हमारे गांव में निखिल सर ने अपना एक सेंटर ओपन किया है, जिन्हें निखिल एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर के नाम से जाना जाता है। यहाँ उन्होंने ऐसा चाहा कि गांव के बच्चों को अच्छी टेक्नोलॉजी और अच्छा एजुकेशन देने के लिए उन्होंने ये सेंटर ओपन किया है। यदि गांव के बच्चे ये स्किल्स, फैसिलिटीज़ अगर वो सीख जाते हैं तो वो अपने आने वाले फ्यूचर में नए नए टेक्नोलॉजी को समझ सकते हैं और अपना फ्यूचर में एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं। अच्छा, निखिल सर ने कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर भी लागू किया, स्कूल भी लागू किया और कोचिंग भी प्रोवाइड किया। मतलब इसका जो है वो मतलब क्या समझ पाते हैं आप, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि गांव का हर एक बच्चा एजुकेटेड रहे ताकि वे अच्छी तरीके से आगे बढ़े, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कर सके और एक सही दिशा पे चले। ओके। तो वही हमारा मेन पर्पस है कि हम जो है एक ऐसा रास्ता तैयार करते हैं जिससे जो है वो बच्चा A to Z चीज़ों को सीख पाए। सो मैं कहना चाहूँगा, अगर आपको निखिल सर के इस प्रयास के बारे में अपने शब्दों में अगर आपको बताना हो या आपका अपना खुद का व्यू पॉइंट कि वो ऐसा क्या सोच रहे हैं, ऐसा कुछ जानना कहना चाहते हो तो कह सकते हैं। जी, मैं ये कहूँगी कि उन्होंने गांव में अच्छी फैसिलिटीज़ लाने के लिए एक सेंटर ओपन किया तथा हमारे लिए यह अच्छी बात होगी कि यहाँ पर गांव के विद्यार्थियों को यह समझने को प्रेरित करती है कि हम गांव में भी रहकर अच्छी एजुकेशन और टेक्नोलॉजी सीख सकते हैं। तथा मैं निखिल सर के लाइफ के बारे में बताना चाहूँगी कि निखिल सर का लाइफ बहुत ही स्ट्रगल से उन्होंने ये सारी सेंटर ओपन किए, कोचिंग्स ओपन किए और स्कूल ओपन किए। और उनकी सबसे बात मुझे ये लगी कि वे स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम समझकर उन्होंने सॉल्व किया। इसके बाद उन्होंने गांव के बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने के लिए उन्होंने एक स्कूल ओपन किया और हार्ड वर्क करके वो चाहते हैं कि गांव के हर एक बच्चा अच्छे से पढ़े और एक अपना फ्यूचर सेट कर सके। और उन्होंने हार्ड वर्क किया और एक स्कूल ओपन किया, जिस स्कूल का नाम है NRP पब्लिक स्कूल सिंघरा। उन्होंने छोटे से बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छी नॉलेज के लिए यहाँ पर सिखाई जाती है और इसमें बच्चे किस रास्ते जाए और अपने मम्मी पापा का नाम कैसे रोशन करे, फ्यूचर्स के बारे में भी यहाँ NRP पब्लिक स्कूल सिंघरा के बारे में सिखाई जाती है। अच्छा, आपके अनुसार आने वाले समय में एक अच्छा विद्यार्थी कौन हो सकता है? जी, मेरे अनुसार एक अच्छा विद्यार्थी जैसे कि उनको पर्याप्त मार्क्स लाना नहीं होता है, एक सब्जेक्ट नॉलेज के साथ साथ उनको कंप्यूटर्स, टेक्नोलॉजी, स्किल्स के बारे में सीखने की भी आवश्यकता है। जैसे कि कंप्यूटर्स में हम फंडामेंटल्स, डॉक्यूमेंट्स, MS वर्ड और एक्सेल, PPT के बारे में ये सारी चीज़ें जाननी चाहिए। और मेरे अनुसार टेक्नोलॉजी यूज़र नहीं बल्कि एक समझदार, रिस्पॉन्सिबल यूज़र बन के वे अपनी भविष्य की तैयारी कर सकते हैं। ओके। तो मैं आपका ये, जैसे कि आपने कहा कि एक अच्छा विद्यार्थी कैसा हो सकता है, तो आपने अपने ओपिनियन बताए। अब मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूँगा कि आप अपने जो है वो भविष्य में क्या करना चाहते हो या अपने भविष्य के लिए क्या करना चाहते हो। आप अपने जो है वो मतलब ड्रीम के बारे में बताएंगे। जी, सबसे पहले तो मेरा ड्रीम है कि मेरे मम्मी पापा के सपने उसको मैं पूरा करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे मम्मी पापा के सपने मेरे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसमें मेरे मम्मी पापा मेरे लिए बहुत कुछ किए हैं, तो आज मैं उनके लिए करना चाहती हूँ। मैं उनको ये महसूस नहीं दिलाना चाहती हूँ कि उनका एक बेटा नहीं है, लेकिन मैं उनका एक बेटा समझकर उनके सारी चीज़ें को पूरी करना चाहती हूँ। और मेरी दी भी है जो कि मेरे को बहुत सपोर्ट करती है, वो भी मेरी मम्मी पापा के सपने को लेकर चल रही है और मेरे भविष्य के बारे में मेरे मम्मी पापा ने बहुत कुछ सोचे हैं और बस। अच्छा, तो इस तरीक़े से आपका जो व्यू पॉइंट है कि आप अपने जो है वो लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, आप अपने मम्मी पापा का बेटा बनना चाहते हो, बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल है ये। और ऐसा जो है वो ऐसे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको भी इसी तरीक़े से सोचना चाहिए और अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा सीरियस होकर के हैबिट के साथ जो है वो काम करना पड़ता है।
पल भर में रिजल्ट आ जाएंगे ऐसा करके अगर हम लोग सोचें ना तो हमारी लाइफ में पल भर में कुछ भी नहीं बदलता है। 3 साल 4 साल 5 साल लगते हैं लगातार कोई भी चीज़ को बनाने के लिए। और मैं स्टूडेंट्स को वही बोलना चाहूँगा, मैं खुद कोई चीज़ को शुरू करके संयम के साथ जो है वो लगा हुआ हूँ, लाख परेशानी आने के बावजूद भी मैं ट्राई कर रहा हूँ। तो मैं वही कहना चाहूँगा कि आप अगर मेरा कदम देख करके चलना चाहते हो तो आप ज़रूर आइए और सपोर्ट करिए, और आप खुद को आपके लिए जो है वो मैं खड़ा हुआ हूँ। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, अगर भविष्य में आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, बाय द नॉलेज आप जो है वो बेझिझक आप आ सकते हैं। अगर आप निखिल सर के यह पॉडकास्ट को सुन रहे हैं और आपको यह कहना, कुछ संदेश देना हो, ठीक है, कोई मान लीजिए हमारा पॉडकास्ट सुन रहा है, हम जो है वो एक दूसरे से बातें कर रहे हैं और इस विषय में कोई देख रहा है, तो अगर उन लोगों को आप संदेश देना चाहो तो ऐसा क्या बोलना चाहोगे? निखिल सर को सबसे पहले मैं थैंक यू कहना चाहूँगी कि उन्होंने गांव में एक अच्छी एजुकेशन और टेक्नोलॉजी लाने का प्रयास किया है। तो अब हमारा भी कर्तव्य है कि हम उस स्किल्स को सीखें और अपने प्रैक्टिकली लाइफ में भी यूज़ करें। ओके, तो मैं यही कहना चाहूँगा, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू हमें जो है वो सुनने के लिए। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आज डिजिटल लिटरेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले जो है वो कहा, एक फेमस जो है वो अक्षर कोट हुआ करता था, काला अक्षर भैंस बराबर। आज वो दिन नहीं रहा है। काला अक्षर क्या, अब डिजिटल अक्षर जो है वो लोगों ने पढ़ना चालू करा है। आज के एजुकेशन सिस्टम में केवल जो है वो एकेडमिक्स को फॉलो कराया जा रहा है, और वही चीज़ से उठते हुए हम जो है वो हमारे यूथ जनरेशन को मैं प्रमोट करते हुए, मैं एज अ टीचर अपने जीवन को पूरा समर्पित करते हुए मैं उन बच्चों के लिए काम करना चाहता हूं जो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो डेवलप करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मैं रास्ता बना रहा हूं, जो रास्ता को देख करके कोई बच्चा अगर मिडिल क्लास फैमिली का है और उसे लग रहा है कि मेरे पापा एजुकेट नहीं है, मेरी मदर एजुकेट नहीं है, वो मुझे कैसे लीड करेंगे और मेरे सपने इतने बड़े हैं, तो मैं कहना चाहूँगा तुम सपना देखो, पूरा करने की जिम्मेदारी मेरी होगी। उसमें कैसे रास्ता लगता है, कहाँ क्या करना पड़ता है, किस तरीके से अप्रोचेस करने होते हैं, कौन सा कोर्स करना होता है, कौन से कोर्स के लिए किससे प्रिपरेशन करना पड़ता है, कौन से लोगों को मिलना पड़ता है, कैसी प्रकार की नॉलेज आप रखोगे तो आप कल के डेट में अपने फैमिली को फाइनेंशियल फ्रीड कर पाओगे। ये सारी चीज़ों का नॉलेज और एक्सेस हम हमारे जो है वो एजुकेशनल डिपार्टमेंट में बाय मी एंड बाय आवर टीचर्स एंड आवर स्टाफ मेंबर्स के द्वारा हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो आइए हमारे साथ बने रहिए और सपोर्ट करिए, चाहे एक पेरेंट्स की हो, चाहे आप बच्चे सुन रहे हो, चाहे कोई स्टूडेंट सुन रहा हो, कोई कॉलेज स्टूडेंट सुन रहा हो, कोई विजनरी पर्सन सुन रहा हो, सभी को कहना चाहूँगा हमें सपोर्ट करिए। हमें आपकी सपोर्ट की भी ज़रूरत है, और साथ में अगर आपका सपोर्ट हमें करना पड़ रहा है तो आप बताइए क्या कर सकते हैं आपके लिए, हम कर। तो मेरा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर किसी के लाइफ में कोई ना कोई इम्पॉर्टेंट होता है। मैं जानना चाहूँगा कि आपके लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट कौन है? मेरी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट मेरे मम्मी पापा और दी है। मेरे पापा के लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ और उनके सपने को मैं पूरा करना चाहती हूँ। उन्होंने अपने लाइफ में बहुत हार्ड वर्क किए हैं, और पापा मेरे को बताए हैं कि वे 50 किलोमीटर या 55 किलोमीटर जाकर स्टिचिंग का काम किए हैं, ताकि उनके बच्चे को फ्यूचर में किसी भी चीज़ की कमी ना महसूस होने दे। आज मैं अपने पापा को जो चीज़ मांगती हूँ वो बिना सोचे समझे मेरे को ला के देते हैं। मतलब मेरे मम्मी पापा मेरे से बहुत ही प्यार करते हैं, और मैं आज उनका बेटा बनके उनके लिए सारी चीज़ें करनी चाहती हूँ। जैसे कि एक बेटा उनके लिए एक बिग हाउस बनाता है, और जैसे उनके मम्मी पापा को जो ज़रूरत की चीज़ें होती है उसको ला के देता है, ठीक वैसे ही मैं भी मेरे मम्मी पापा के लिए कुछ करना चाहती हूँ, उनका बेटा बनकर रहना चाहती हूँ। और वैसे ही मेरी एक दी है, वो मेरी दी नहीं है बल्कि वह एक मेरी सेकंड मम्मी है, जो कि मेरे को बहुत ही सपोर्ट करती है और फ्यूचर में कैसे आगे बढ़ना है उसके बारे में बताती है। वो किसी भी चीज़ को खरीदने के से पहले वो मेरे बारे में सोचती है और मेरे लिए सबसे वो चीज़ खरीदती है। और दी मेरे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मतलब मेरे को यहाँ पर समझ आया कि लाइफ में एक बहन भी होना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो बहन है जो मैं उसके पास जाती हूँ तो वो मम्मी पापा की कमी महसूस होने नहीं देती है। तो मैं कहना चाहूँगा थैंक यू मम्मी पापा को और साथ में दी को कि जो इस तरीक़ा से आपने जो है वो अपनी बच्ची को परवरिश दिया और आपके बारे में इतना सोच रही है।
और आप भी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो लकी हो कि ऐसी बेटी आपको मिली जो है वो अपनी दी को इतना इंपॉर्टेंस दे रही है, अपने मम्मी पापा को इंपॉर्टेंस दे रही है इस जनरेशन में, और बहुत अच्छे तरीके से जो है वो एक विजन के साथ, ड्रीम के साथ जो है वो अपने आप को जो है वो डेवलप करना चाहती है फॉर यू, फॉर हर मदर, फॉर हर फादर, ऐसा। तो थैंक यू।